के गलियारे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रसून। हमारे साथ हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले विश्वबंधु गुप्ता जी, जो दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त भी हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। महंगाई को लेकर संसद में संग्राम मचा हुआ है। ये संग्राम मचा हुआ है, समाधान की कोशिश है या केवल बहस ही बहस है? इसमें कोई समाधान की कोशिश नहीं है। हुआ दरअसल क्या है कि ये जो वायदा कारोबार है, इसको भारत को उस दुनिया का पार्ट बना दिया गया। हिसाब ऐसा है कि हमारा किसान जो है बाहर निर्यात करेगा, कई देशों में ज़्यादा पैसा मिलता है और उससे देश की तरक्की होगी। हुआ ये कि किसान के पास तो ना तो बीमा के लिए पैसा, ना पानी के लिए पैसा, ना बीज के लिए पैसा, ना खाद के लिए पैसा, ना डीजल के लिए पैसा, ना उसके पास सपोर्ट प्राइस, ना उसका कोई वहां से उठा के जहां पर ये बिकता है मंडी के अंदर औने पौने दाम में, ना वहां तक ले जाने का उसके पास साधन। बीच में बहुत सारे ऐसे दलाल घुस गए जिनको ये पता था कि हिंदुस्तान में जिस भी कीमत पर गेहूं दाल मिलता है, क्योंकि बाहर वायदा बाजार नहीं था, बाहर आप बेच नहीं सकते थे, उससे बाहर आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। इन लोगों ने क्या किया, और उसमें मंत्री शामिल थे। बीजेपी के समय में इतना इसलिए नहीं हुआ कि उस समय इतना ज्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं गया था, लूट की तरफ। हम आपको बताएं, 2004 में जब शरद पवार जी ने दोनों मंत्रालय को अपने पास कर लिया, कृषि मंत्री भी बन गए और उपभोक्ता मंत्रालय के भी बन गए, ताकि कोई उनका जो उनकी हरकतें हैं उसके ऊपर कोई नियंत्रण ना रहे। और उसके बाद जो देश में लूट मची, यूपीए 2 के अंदर मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, वो ऐसी लूट मची वो जैसे 2G में मची। ये बात इस देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल मालूम थी कि तमिलनाडु में डीएमके को 2G इसलिए दिया जा रहा है, राजा को, उनके मंत्रियों को, कि वो जितनी मर्जी लूट मचाएं लाखों करोड़ की। ये एक कोलिशन सरकार की एक कंपल्शन है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मालूम था कि ये जो पूरी सरकार बनी है, इसमें जितना भी पैसा लूटा जाएगा 2G के अंदर, वो डीएमके का है या उनमें जिनके लोगों का भी है। वही सौदेबाजी इन्होंने शरद पवार ने की। शरद पवार से पूछा गया कि क्या आपकी क्या समझते हैं, इस बार लोग इसके दाम गिरेंगे खाने के? मुझे भी तक याद है 3-4 साल पहले, तो बोला मैं क्या कोई ज्योतिषी हूं जो बता दूं आपको, जबकि वो सारे ज्योतिषियों के बाप हैं। आप ये देख लीजिए, शरद पवार जो बोलते थे शुरू के अंदर कि मैं शाहिद बलवा, वो 30-35 साल का लड़का, मैं 70 साल का आदमी हूं, मैं उसके साथ कहा हूं, आज वही उसके सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर निकले हैं। हुआ ये कि ये जो प्रधानमंत्री हैं पर्टिकुलरली, ये इतने निकम्मे हैं, और ये सबको पता था इनको कि देश के अंदर त्राही त्राही मचेगी। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3 साल में, 2 साल में हर चीज के, खाने की चीज के दाम दुगने हो गए हैं। और दुगने इसलिए हुए हैं, 2-3 काम हुए हैं इसमें। नंबर 1, इतना घूस का पैसा जनरेट हुआ सारी करप्शन से, कि घूस के पैसे का सिर्फ 2 तरीके थे यहां पर, हजारों लाखों करोड़ में जो घूस बनी, कि या तो आप इसको बाहर भेजते पैसे को हवाले से, या आप जमीनें खरीदते एग्रीकल्चरल। सारी हिंदुस्तान को मालूम है, हर एग्रीकल्चरल जमीन की जो रजिस्ट्री होती है वो 10% प्राइस पर होती है। अगर आप 500 करोड़ की एग्रीकल्चरल लैंड खरीदते हैं तो रजिस्ट्री प्राइस 50 करोड़ होता है, क्योंकि वहां जितनी भी रजिस्ट्रियां होती हैं सारी 50 करोड़ की होती हैं, और उसमें टैक्स इवेजन प्रूव नहीं हो सकता। हुआ ये कि हजारों करोड़ की ऐसी एग्रीकल्चरल लैंड खरीद कर डाल दी गई, इसलिए कि शायद कभी किसी दिन इनके दाम बढ़ेंगे। उससे वो सारी खेती, जिस पर, उसमें कई ऐसी खेतियां भी थी जिसके अंदर अनाज उगता था, SEZ बनाकर ये बिगर समझे कि दुनिया में इतनी कि हम SEZ की लैंड अलॉट कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? SEZ के बहाने थ्रो अवे प्राइस के ऊपर लैंड बेची गई। किसान जो खेती उगाने वाला, जो शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर होता था, 3 किलोमीटर दूर होता था, 2 किलोमीटर दूर होता था, वो 150 किलोमीटर दूर चला गया। 150 किलोमीटर का वो किसान
40% जो पेरिशेबल फूड है, जिसके अंदर आपका खाना और जिसके अंदर आपका सब्जी और फल आता है, इस देश में पहले भी 40% जो किसान मंडी में लेकर आता है वो पेरिश हो जाता है, वो खराब हो जाता है रिटेल के तक पहुंचने तक। वो हालात जो पहले 40 थे वो बढ़ के 50 हो गए, जितना वो और दूर चला गया। इस सरकार ने सिर्फ दलालों के लिए पैसा बनवाने के रास्ते खोले। उनको शुरू दिन से मालूम था अगर हिंदुस्तान में लोग जी रहे हैं तो सिर्फ कम खाने की कीमतें जो हैं उसके कारण जी रहे हैं, बाकी यहां पर किसी के जीने के लिए कुछ नहीं है। और उसके खाने का अगर किसी ने वो नेवला भी जो मुंह से छीना है और बच्चों के मुंह से जो दूध छीना है, उसमें हमारे वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी और ये जितने भी मंत्री हैं इधर उधर, इन सबका बहुत बड़ा हाथ है। आज से 4 साल पहले मुझे याद है प्रसून जी, 11 रुपए लीटर पानी था और 11 रुपए लीटर दूध था, 12 रुपए। हम ये मन में सोचते थे, हमने कहा ये कैसा देश है कि 11-12 रुपए लीटर दूध आता है और 10-11 रुपए की बोतल शुरू हुई थी। बोतल तो आज भी 10-11 रुपए के ऊपर है। दूध इस समय 42 रुपए लीटर है। 42 रुपए लीटर का दूध का आज ये हाल है। गांव में बच्चों को पानी मिला मिला के माएं दूध पिला रही है और बच्चा पी नहीं रहा है। और ये जो कल ड्रामा हुआ, आप इसको उठाकर देखिए लोकसभा के अंदर। यशवंत सिन्हा जी ने तो अच्छा भाषण दिया, मैंने उनका सुना। उसके बाद वो बोलता है, एक सलमान खुर्शीद जी बोल रहे हैं खड़े होके कि हां तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन एक कोई फिल्म का अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, उसमें है मेरे पास मां है, बोला हमारे पास ये मनमोहन सिंह है। आप ये मनमोहन सिंह का मजाक कर रहे हो या उनकी तारीफ कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया। और मनमोहन सिंह जी बैठे हुए थे। क्या मैं मनमोहन सिंह जी को खा जाऊं, मुझे अगर भूख लग रही है? क्या मैं ग्रोथ को खा जाऊं? क्या मैं जीडीपी को खा जाऊं? तो ये एक पूरा लूट का कार्यक्रम बना। सलमान खुर्शीद जी की बात की जाए तो कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि विकास के कारण महंगाई बढ़ी, विकास के कारण पैसा आया लोगों के हाथ में, इसके कारण महंगाई बढ़ी। इस पे कितना भरोसा किया जा सकता है? मैं इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, जब आप कहते हैं कि देश के अंदर इस समय महंगाई 9% है, मान लीजिए, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस 9% के अंदर खाने की चीजों की महंगाई कितनी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं प्रसून जी, मैं मान लीजिए 50,000 रुपये कमाता हूं महीने का, 60,000 रुपया। मेरा खाने का जो खर्चा है वो सिर्फ 33% जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो फूड या मिल्क या इन चीजों पर चला जा रहा है इस समय। अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूं तो मेरा 70% खर्चा जो है फैमिली का वो दूध, मिल्क, वेजिटेबल, गेहूं, इन चीजों पर जा रहा है। तो आप कौन से हिंदुस्तानी की बात कर रहे हैं जब आप 10% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर 15 रुपए रोज से लेकर 1500 करोड़ रुपया रोज कमाने वाले लोग बैठे हुए हैं। किस हिंदुस्तान का आप आंकड़ा दे रहे हैं? 9% का, 10% का? हिंदुस्तान का 80% लोग ऐसा है जिसकी आमदनी 30 रुपए रोज से कम है, 20 रुपए रोज से कम है। शायद इसी दर्द को बयां करते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा था कि ये जो जीडीपी की बात की जाती है, जिस ग्रोथ की बात की जाती है, ये जॉबलेस ग्रोथ है। ये बिल्कुल जॉबलेस ग्रोथ है। जॉबलेस ग्रोथ इसलिए है, अगर मान लीजिए हमारे देश में इतनी घूस बढ़ी है, अगर हमारे इस देश के अंदर इतना अनाप शनाप एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपने लाखों करोड़ रुपया बेकार कर दिया यहां पर, तो वो भी तो जीडीपी का पार्ट है। आज आपने बहुत सारे लोगों ने यहां पर सट्टे के अंदर पूरा का पूरा जमीन खरीद लिया, किसी ने वहां पर डिफेंस के आपने पूरा बजट खरीदा, आपने पूरे जहाज खरीदे उसमें घूस के लिए, वो भी तो जीडीपी का पार्ट है। आप कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं? आपके पास एग्रीकल्चर स्पेसिफिक कोई स्टैटिस्टिक्स है? आज मैन्युफैक्चरिंग का यह हाल है प्रसून जी, हर चीज हिंदुस्तान की, इंडियन मैन्युफैक्चरर इस समय चाइना से मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और असली वाला तो मैं आपको हालत बताऊं, हिंदुस्तान का असली रेट ऑफ ग्रोथ इस समय सिर्फ 3% है, जिसको 9% इसलिए बताया जा रहा है कि वो जो बाकी 6% की जो ग्रोथ है या 5% की ग्रोथ है, वो ग्रोथ उन एरियाज के अंदर है जो ना तो जॉब क्रिएट करती ना हिंदुस्तान की तरक्की लाती। इसीलिए वो जो जॉबलेस ग्रोथ की बात की जा रही है वो बिल्कुल ठीक की जा रही है। सलमान खुर्शीद जी कहते हैं, बातों ही बातों में उन्होंने संसद में बयान भी दे दिया और दबे
जबान से तारीफ भी कर दी कि सीमलेस इकोनॉमी की। सिडनी में एक कॉन्फ्रेंस हुआ 2010 में, सीमलेस इकोनॉमी पे, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी पे। भारत के ढांचे में फिट होता है क्या वो? बिल्कुल फिट नहीं होता। भारत में इस सरकार ने पिछले 2 साल के अंदर 10 या 11 बार इंटरेस्ट के रेट बढ़ाए हैं। 10 या 11 बार 4.5-5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। आपको बताएं, इस समय 11-11.5%, 10-10.5% पे चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का जिसका जहां पे कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका की जहां पर कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर बैंकों से पैसा मिलता है 2 या 2.5% के रेट के ऊपर। एक ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जहां पर पैसा 2-2.5% पर मिलता है, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जहां बिजली का दाम 1/6 हिस्सा है जो भारत के अंदर दाम है, एक ऑस्ट्रेलिया जैसा कंट्री जहां के ऊपर सड़कें, पुल, रेल, हर तरह के साधन बने हुए, और एक हिंदुस्तान जैसा कंट्री जहां पर यही ना सड़कें हैं, ना रेल है, ना पुल है, ना जहाज है, ना रेलगाड़ी है। और आप रेलगाड़ी में बैठ गए तो ये भी पता नहीं कि आप वहां पहुंचोगे कि रास्ते में 11 जगह पर आप कूद जाओगे, मर जाओगे। उस देश के अंदर ये सीमलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और आप, क्या एक गरीब आदमी अमीर आदमी से लड़ सकता है? क्या एक कमजोर मरा हुआ आदमी दारा सिंह से लड़ सकता है? ये किस तरह का इन्होंने एक धोखेबाजी की लोगों के साथ ये दिखाने के लिए कि ग्लोबलाइजेशन हो गया। और इन्होंने जो किया, और ये एक बहुत बड़ा धोखा हुआ इस देश के साथ, शहरों में चकाचौंध दिखाई दी इन्होंने। कोई दिल्ली आया तो लगा सारा मुल्क जो है पेरिस हो जाएगा। हालत ये है, आप दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर, आप यहां से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे निकल जाइए, निकल भी क्या जाइए, आप पूर्वी दिल्ली के स्लम देखिए, आप जाकर वहां नरक की जिंदगी है। यहीं पर दिल्ली में ये पूरे देश को धोखा दिया गया, और ये देश इस समय विनाश के रास्ते पे चल रहा है। और इसके अंदर जो सबसे बड़े दुख की बात है, विरोधी पार्टियों ने भी वो रोल नहीं निभाया, सरकार को फोर्स नहीं किया कि वो क्या स्टेप लेगी। करना यह था पार्लियामेंट में कि सरकार चाहे कुछ भी करे, दूध जो है 20 रुपया किलो बिकेगा, चाहे सरकार कुछ भी करे 3 या 4 रुपया किलो चावल या पल्स या वो मिलेगा। आपको ये स्टेप लेने थे, आपको लफाजी नहीं करनी चाहिए। सत्ता के गलियारे में हमारी गर्मा गर्म बहस जारी है। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ है विश्वबंधु गुप्ता जी, जो दिल्ली के पूर्व आयकर आयुक्त और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छोड़ने वाले शख्स माने जाते हैं। संसद में ये बात भी उठी, सदन में, कि डीजल पे जो सब्सिडी दी जा रही है, सरकार एक बहुत बड़ा दावा करती है कि हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं, पेट्रोल पे सब्सिडी दे रहे हैं और केरोसिन ऑयल पे दे रहे हैं। बात निष्कर्ष ये भी सामने आया कि जो केरोसिन पे सब्सिडी दी जा रही है, केरोसिन सबसे ज्यादा भारत के पड़ोसी देशों में अवैध तरीके से चला जाता है। उसका फायदा भारतीय किसान को या भारतीय गरीब को नहीं मिलता है। डीजल है, कारों में डीजल का 85% के करीब यूज होता है, किसान फिर भी। तो सरकार क्या ये तथ्य नहीं जानती है या समझना ही नहीं चाहती है? सरकार बिल्कुल धोखेबाजी का काम कर रही है। 2 चीजों से धोखा हो रहा है, हम आपको बताएं। पहली तो बात यह है कि आपको डीजल को उसी श्रेणी में लाना पड़ेगा जिसके अंदर आपने खाना, गेहूं, चावल, दाल, दूध इसमें है। जिस तरह कोई इंपोर्ट ड्यूटी खाने के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई देश में सस्ता बिक रहा है तो हिंदुस्तान में आके बिकने दो उसको। पेट्रोल के ऊपर ना तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी लगनी चाहिए, ना कोई एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए, ना डीजल पे लगनी चाहिए, ना केरोसिन पर लगनी चाहिए, ना सीएनजी पर लगनी चाहिए। सुन लीजिए। और इस सरकार ने इतनी बड़ी बेईमानी की है, डीजल को गाड़ियों में इस्तेमाल शहरों के अंदर नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं बिल्कुल। सवाल यह है कि आज अंतरराष्ट्रीय प्राइस के ऊपर भी इस समय डीजल जो है मेरे ख्याल 36, 37, 38 रुपए लीटर शायद चल रहा होगा, 39 रुपए। यही प्राइस बिगर टैक्सेस के है वहां पर। ये जो टैक्स का हिस्सा खा रही है सरकार और उसको घूस बनाकर खा रही है, आप पहले ही उसको बंद करिए। दूसरा, इस सरकार ने क्या एक विनाश किया। आज दुनिया में गाड़ियां आ गई हैं जो डीजल पे चलती हैं
और डीजल के ऊपर 35-35 किलोमीटर की माइलेज दे रही हैं। उसको डीजल प्लस इलेक्ट्रिक पे चलाया जा रहा है, डीजल प्लस बैटरी पे चलाया जा रहा है। आपने अभी तक इस देश के अंदर वो जो एफिशिएंट गाड़ियां हैं उनको आपने कोई लाने का प्रयत्न नहीं किया। आदमी ये नहीं कि डीजल क्यों खरीदता है गाड़ी वाला, कि इसमें मेरे को सस्ता पड़ेगा। आप ये मुझे बताइए, क्या आप इन्होंने यहां पर 1500 सीसी की गाड़ी जो होती है, वो छोटी गाड़ी होती है, 1200-1500 की गाड़ियां सीसी होती है, उसके ऊपर यह कंपलसरी कर देना था कि साहब ये जब तक 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर माइलेज नहीं देंगी, हम इसका लाइसेंस नहीं देंगे आपको मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया के अंदर। उसके अंदर कई तरीके हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स लग रहे हैं आजकल आयरन की जगह, वो एरो फ्रेंडली गाड़ियां बनाई जा रही हैं, हवा की रेजिस्टेंस कम है, बढ़िया टायर्स लगाए जा रहे हैं। आप डीजल को बिल्कुल बंद कर दीजिए कारों के अंदर, और स्कूटर भी आप ऐसे बनाइए, और वो डीजल जो है लेकिन आपको किसान को और भी सस्ता दीजिए। वही हाल केरोसिन का है। और एक बहुत अच्छी बात जो बार बार उठी, जो फूड कमेटी एक बैठी थी उससे पहले, फूड कमेटी में सिर्फ एक बात थी जो इन्होंने खत्म की, शरद पवार ने और प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा जितना भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, नरेगा की जगह आप उनको दाल चावल गेहूं वो दीजिए, उनको पैसे देने की जगह 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए। होता क्या है, ये उसमें सारी बेईमानी रुक जाती है। आपके पास गेहूं आ गया, चावल आ गया, दाल आ गया, और आपको कुछ और चाहिए तो आपने उससे गांव में दूसरे वाले से बदल लिया। आज हो यह रहा है कि 5.5 करोड़ गेहूं इस समय सड़ रहा है, और ये सड़ाए भी जानबूझ के जाता है। आप सुन लीजिए, ये एक और रैकेट शरद पवार और इन लोगों ने किया हुआ है। ये क्या करते हैं, वो इतना सड़ा नहीं होता जितना सड़ा डिक्लेयर कर देते हैं। सड़ा डिक्लेयर करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, पौने पौने दांव पे सड़ गया है, वो सड़ा हुआ नहीं होता है। ये जो पैसे की व्यवस्था लाई जा रही है गरीबों के अंदर और जितने लोगों के अंदर, कि उनको दाल चावल गेहूं ये सब जो चीजें हैं ये मिलनी चाहिए, शहरों तक मिलनी चाहिए आकर, ताकि वो कम से कम जिंदा रह सके, आपके काम हो सके, सड़कें भी वैसे कच्ची सड़कें बन सके गांव के अंदर। उनको दीजिए, उनको दुगना गेहूं दीजिए जितना उनको चाहिए। उस गेहूं को वो कहीं और रख के कुछ और करके कुछ और ले लेंगे उसके बदले। ये जो सारा विनाश है ये इस सरकार में हुआ है। ये बहुत मंत्रियों ने किया है, बहुत घोटालेबाजों ने किया है, और इन मंत्रियों की मैं बोल रहा हूं, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जैसे इजिप्ट में इस समय हुस्ने मुबारक का हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीबों को जो आपके खाद्यान्न है सड़ रहे हैं उसको गरीबों में बांट देना चाहिए, बीपीएल ये बोला। और शरद पवार ने कहा कि हम नहीं बांटेंगे। अब वो भी अगर आपको याद हो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो सड़ा हुआ था ही नहीं। मैं शरद पवार, इस आदमी को हथकड़ी लगाई जाए शरद पवार को, वो सड़ा हुआ था ही नहीं। क्या क्यों शरद पवार कहेगा कि हम कुछ नहीं बांटेंगे सड़ा हुए गेहूं को? इस देश से झूठ बोला जा रहा है। ये वो खाद्यान्न था जिसमें शरद पवार मिला हुआ था, उसे पता है ये ठीक है, उसके बिकने का पूरा इंतजाम हो चुका था सड़ाई के नाम के ऊपर। और सुप्रीम कोर्ट को शरद पवार को बुला के इसको तिहाड़ भेज देना चाहिए था। गरीब के मुंह से नेवला आप अगर छीनेंगे, बच्चे के मुंह से दूध छीनेंगे, आपको क्या पता इस समय बाजार के अंदर मैं जाता हूं 125 रुपए किलो सेब मिल रहा है। मेरे को तो सेब नहीं खाना है। मान लीजिए कोई मेरे बच्चे को बुखार हो जाए 105 का और डॉक्टर बोले इसको संतरे का जूस पिलाइए और वो पिलाइए, तो मैं क्या करूं? बगल वाले के घर में डाका डाल के संतरा खरीद के लाऊं क्या? ये इन लोगों ने क्या चलाया हुआ है। और एक बात हम आपको और बताएं, सबसे बड़ा जो इस सरकार का कसूर है, पिछले 15 साल में यहां पर ऐसी वेस्टर्न कंजम्पशन कल्चर लाई गई, यहां पर यह दिखाया गया, टीवी दिखाया गया, गाड़ियां दिखाई गई, यहां पे 1-1 करोड़ की 1.5 करोड़ की BMW चलती है। हर आदमी इस देश का लालची बन गया। पूरी जो हमारी इंटेग्रिटी, करेक्टर, लोगों के प्रति कंपैशन था, वो सब खत्म हो गया। हर आदमी को जो सपना आ गया, और ये सपने दिखाने वाली और सपने दिखा के लूटने वाली ये सारे मंत्री और ये भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं। और कुछ मंत्रालयों में तो इतनी धांधली हुई है प्रसून जी, कि अगर इनको हुस्ने मुबारक की तरह, जिस तरह उसको उसमें कल पिंजरे में ला के लाया गया, अगर इस तरह नहीं लाया गया तो ये देश, आप समझ लीजिए, इस देश के अंदर कभी भी भ्रष्टाचार। आप लोकपाल देख लीजिए, कुछ देख लीजिए, हर चीज पर सरकार अड़ी हुई है। क्यों अड़ी हुई है? क्योंकि इनको पता है कि जो इन्होंने कर्म किए हैं, और पर्टिकुलरली मंत्रियों ने कर्म किए, चाहे कोयले की बात आपने उस दिन की, मैं सबकी बात बोल रहा हूं। और यह भी मैं बोलता हूं
श्रीमती सोनिया गांधी के ऊपर जरूरत से ज्यादा ब्लेम किया जा रहा है। उनको समझ नहीं है ये सारी जितनी जो लूट हुई है ये मंत्रियों के लेवल पर हुई है, क्योंकि इतनी समझ ना उनके अंदर है और इन्होंने उनको कुछ करके सारा इस देश को एक एक करके लूटा है। सोनिया गांधी के सलाहकार भी सोनिया गांधी के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। उनको बता नहीं रहे असली बात क्या है, उनको नहीं समझा रहे। और मैं तो बोलता हूं कि सोनिया गांधी के जितने भी सलाहकार हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए। उनमें मुझे कोई देशभक्त नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बात जानता हूं, एक बात को जानता हूं कि नरेगा के अंदर आपने पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया, किस लिए किया आपने पैसा इंट्रोड्यूस? आपकी मान्यता है कि मनरेगा में जो पैसा मिल रहा है उसमें पैसे की जगह खाद्यान्न, काम के बदले अनाज दिया जाए। उनको अनाज दिया जाए, उनको दाल दी जाए, उनको चावल दिया जाए 3 रुपए किलो के भाव से, 2 रुपए किलो के भाव से, उनको ज्यादा दिया जाए। अगर घर की कंजम्पशन है तो उसका बदले वो कुछ और खरीद सके, उसके बदले के अंदर दुकान वाला या कोई और आदमी कोई उनको नमक दे देगा, तेल दे देगा, उसकी जगह खाना ले लेगा। ये जो बार्टर इकोनॉमी है, और सबसे बड़ी जो बात ये इस समय इस देश के अंदर धोखा दिया जा रहा है कि खाद्यान्न सड़ रहा है। ये खाद्यान्न एक समय में, कभी आज की तारीख में इतना खाद्यान्न नहीं सड़ रहा है, नंबर 1, जितना ये बेचने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इस देश के अंदर हर घर के अंदर, हर जगह के ऊपर जितने भी ये पार्क बने या जितने भी लैंड पड़ी है, इनको बोला जाए, इनको सारे किसानों को दे दी जाए। यहां पर जहां पर कुछ जितनी खाली पड़ी हो, ये नहीं कि उनको मालिकाना हक दे दी जाए। उनसे कहिए आप यहीं सब्जी आप इसको बोइए, सब्जी बोइए, और जो भी आपको बोना है सब्जी बोइए, और यहीं सब्जी बोइए। हम आपको पानी के ट्रक्स देंगे यहां पर लाकर, और आप लेके यहीं की कॉलोनी में बेचिए आप इसको। हमारे यहां पर इतनी सारी लैंड पड़ी हुई है इधर से उधर, जो जहां पे ना तो पेड़ है, सिर्फ खुली पड़ी हुई है। आप उसको लीज पर दे दीजिए उस आदमी को 6 साल की। उसका सिर्फ ये काम है वहीं पर अपना परिवार ले आए और वो लाए उसको, और वहीं पर ही वो सब्जी उगाए। क्योंकि जो 40% जो पूरा वेस्ट होता है उसके अंदर, लाने के अंदर और बेचने तक और बीच की मंडियों के अंदर होता है। आप शीला दीक्षित को ले लीजिए, क्या जब ये गेहूं, दाल, सब चीजों की इतनी महंगाई हो रही थी, क्या नई ये जो दिल्ली के जो गोदाम है जहां पे मुझे मालूम है, एक भी छापा मारा गया? क्या इसके ऊपर ये आपका मिर्ची बाजार में एक छापा मारा गया? क्या बादाम की मंडी के अंदर दिल्ली में एक छापा मारा गया? तो मैं ये बोलता हूं, आप कम से कम इन लोगों को, मेरे घर में सब्जी नहीं कोई खरीदी जा रही, मेरे घर में क्या और सैकड़ों घर में नहीं खरीदी जा रही सब्जी। आपके पास ये जितनी जमीन पड़ी है, अरे वो कम से कम उपजाऊ तो रहेगी जमीन। यहीं पर ये अमेरिका में हो चुका है, मालूम है आपको? अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इन्होंने सब उन लोगों को दे दिए, और यहां तक किया है उन्होंने सब वेविंग हटा दिया, और यहां दुकानों तक को, दुकानदारों ने, किसानों को दुकानें दी हैं उन्होंने टेम्परेरी लगाने के लिए पूरी जगह के अंदर, कि आप अपना बनाओ यहां पर, यहीं पर उगाओ 4 किलोमीटर के अंदर, यहीं बेच दो लाकर। ये दिल्ली जैसे शहर में हो सकता है, क्योंकि कम से कम 10 किलोमीटर का तो रास्ता होगा। आपसे आखिरी सवाल पूछ रहे हैं, संसद में जो बहस हो रही है महंगाई पे, उसके निष्कर्ष निकलने पे क्या आम आदमी कुछ राहत मिलेगी, या आम जनता को फिर वॉलमार्ट कल्चर में ढलना होगा? ये लोग यहां पे लोगों का आत्महत्या का इंतजार कर रहे हैं। वॉलमार्ट इसमें क्या करेगा? वॉलमार्ट क्या करेगा? वॉलमार्ट सिर्फ वो करेगा जो बाकी लोगों ने किया। मैं नाम नहीं लेना चाहते, नए मॉडर्न स्टोर खुले, ये क्या करते हैं? ये देख के इन्हें पता है 50-60% हर चीज का बीच का बिचौलिया खा जाता है, मंडी से लेके उसका बाजार में देखते हैं भाव क्या है। उसने देखा बाजार में भाव उसका 90 रुपए किलो है सेब का, तो वो क्या करता है, वही 90 रुपए का अपने यहां बेचता है, लेकिन वहां एयर कंडीशनिंग में बेचता है। ये लोग प्राइस लाने की जगह, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट ने क्या करना है? वॉलमार्ट कितना क्या कर लेगा? वॉलमार्ट एक बहुत छोटी चीज है। वॉलमार्ट वाला क्या करेगा? और एक्सप्लॉइट करेगा इन लोगों को। वो सिर्फ एयर कंडीशनिंग देगा आपको थोड़ा सुथरा पैकेट देगा, लेकिन इस देश के अंदर कम से कम 85% लोग अभी भी ये जो रेडी वाले, ये जो मंडी में खाते हैं, ये जो किसान है, वो सिस्टम में चल रहे हैं। और बल्कि ये लाने से 15% के, अगर ये 20% भी हो गए मालवाड़ लानों के, तो इतने लोगों की बेरोजगारी और बढ़ जाएगी।
मैंने एक बड़ी अच्छी सी चीज मैं कह के खत्म करना चाहता हूं। आज से करीब 15 साल पहले मैं एक यहाँ मार्केट है मुनीरका के अंदर, मैं वहां गया, वहां 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था। मैं माफ करना, मैं कभी जाता नहीं, मैं वाइफ के साथ चला जा रहा था। 2 रुपए किलो छोटा टमाटर, बढ़िया, मुझे अभी तक वो बात भूलती नहीं है। वो 2 रुपए किलो दे रहा, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो। मेरी वाइफ ने भी 4 किलो डलवा लिया। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा सब्जी वाले बेचने वाले से, मैंने कहा 2 रुपए किलो आप टमाटर बेच रहे हो, आपको क्या मुनाफा होता होगा? वो बोला, क्या बोला, ये बात आप सुनिए, इससे आपको पता लगेगा इस देश में भूख क्या है। बोला, साहब टमाटर 2 रुपए का किलो का बिके, चाहे 40 रुपए किलो का बिके, कहता हमारा मुनाफा एक ही है। मैंने कहा क्यों? कहता है 2 रुपए किलो जब टमाटर होता है 20 गुना बिकता है मेरे हाथ से, 20 गुना बिकता है। आज जो आम 90 रुपए किलो चल रहा है, उसमें 30 रुपए किलो उसने रखा हुआ है अपना रेडी वाले ने। उसे पता है दिन में 2 आदमी आएंगे खरीदने वाले, उसका शाम तक का खर्चा 60 रुपए का निकलना है। समझे आप बात को मेरी? ये जो भूख की इकोनॉमिक्स है, ये जो 2 रुपए किलो टमाटर जो 20 गुना बिकता है इस देश में, वो खाया जाता है, बच्चे हेल्दी होते हैं, और वो जब बढ़ता है तो वो उसका 1/20वां हिस्सा खरीद के लाता है। ये इस देश की समस्या हो रही है। इस देश की समस्या से निपटना है तो अब आम आदमी को आगे आना ही होगा। उसको अपना हक छोटे नेता से लेकर बड़े नेता तक, छोटे कर्मचारी से लेकर प्रधानमंत्री तक, उनको जवाब तलब करना ही होगा। जब भी मिले तभी आप सवाल पूछिए उनसे, और अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति उनकी जवाबदेही जरूर मांगिए। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। सत्ता के गलियारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता के गलियारे में आप थे विश्वबंधु गुप्ता जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी खास शख्सियत से। चलते रहिए मैजिक टीवी के संग। नमस्कार।